हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जो कि है कनाडा मास्टर प्रोग्राम से रिलेटेड कि जो मास्टर्स करना क्यों बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो गया है, या आप कह सकते हो कि क्यों इम्पोर्टेंट है आज की डेट में कनाडा में मास्टर्स करना। तो वो हम पूरा नेक्स्ट आगे वीडियो में बताएंगे प्रॉपर कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या की पॉइंट्स है। तो आगे वीडियो को आगे चलने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप वीडियो आगे तक देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम अभी। तो उसमें हम की पॉइंट्स में बताएंगे प्रॉपर कि क्यों रिक्वायर्ड है मास्टर्स आपका आज की डेट में, चाहे वो पीआर के लिए हो, चाहे वो और भी किसी चीज़ के लिए हो जो कनाडा में आप वर्क करते हो। तो वो हम पूरा प्रॉपर आपको बताएंगे आगे वीडियो में। तो चलते हैं आगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि किस तरह हमें मास्टर्स प्रोग्राम कनाडा में अप्लाई करना है और मास्टर्स प्रोग्राम क्यों अब इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है आपको स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते वक्त। कि अगर आपको कनाडा इमिग्रेट होना है तो उसके लिए स्टडी परमिट वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता था। पहले जो हमारे स्टूडेंट्स आते थे वो डिप्लोमा प्रोग्राम्स में आ सकते थे, मास्टर्स प्रोग्राम में आ सकते थे, वो पीएचडी में आ सकते थे। पर जिस तरह अब पिछले साल हमारे रूल्स चेंज हुए हैं, अब हमें मास्टर्स प्रोग्राम उतना ही इम्पोर्टेंट हो चुका है कनाडा में आने के लिए। तो मैं अब आपको इन डिटेल समझाता हूँ किस तरह इम्पोर्टेंट है। इसके मल्टीपल बेनिफिट है मास्टर्स प्रोग्राम के। सबसे पहले आपको 3 इयर्स वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको मे बी 2 इयर्स का भी मिल सकता है, पर मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए हमें 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है। स्पाउजल ओपन वर्क परमिट के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आपने मास्टर्स प्रोग्राम करा है। जब आप पीआर अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा अल्टीमेट एम होता है कनाडा इमिग्रेट करने का, कि स्टडी परमिट के बाद वर्क परमिट, जो कि आपको 3 इयर्स का मिलेगा। उन उन इसी टाइम में आपको अगर आप पीआर अप्लाई करनी है तो इसमें एडिशनल पॉइंट्स मिल जाते हैं। प्लस एडिशनल बेनिफिट ऑफ मास्टर्स है कि आपको इन डिमांड जो जॉब्स हैं मास्टर्स से रिलेटेड, आप मास्टर्स किसी की भी कर रहे हैं, सपोज करो आप कंप्यूटर साइंस की कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग की कर रहे हो, मैकेनिकल की कर रहे हो, तो आप एज अ ग्रेजुएट कॉल्ड करेंगे कनाडा में और आपको इन डिमांड जॉब्स में हेल्प मिलेगी। कि किस तरह नए रूल्स आए हैं स्टडी परमिट के लिए 2025 में, उनके बारे में मैं अब डिस्कशन करूंगा। और इस डिस्कशन के बाद मैं आपको एक कॉलेज की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप अपने लिए कोर्स और उसकी फीस और कौन से सेमेस्टर में आप एडमिशन लेने हैं वो आप कर सकते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि और हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ सकें आपके लिए। नए रूल्स हैं स्टडी परमिट के लिए, उनमें एक न्यू यूनिक चीज ऐड हुई है। वो है प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएएल और कहते हैं। तो सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट थी डिप्लोमा प्रोग्राम अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब 2025 जनवरी 24 से ये मास्टर्स और डॉक्टर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही नेसेसरी हो जाएगी। मेरी वीडियो आप जब देखते रहोगे तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप पीएएल, जो कि प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, इतना घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो नए रूल्स चेंज हुए हैं वो है नो फ्लैग पोलिंग। जैसे जो हम पोर्ट ऑफ एंट्री पे जाके हम अप्लाई कर देते थे, जैसे आप विजिटर वीजा पे आए थे आप सीधा ही वर्क परमिट अप्लाई कर देते थे या स्टडी परमिट अप्लाई कर देते थे। अब फ्लैग पोलिंग बंद हो गई है। स्पाउजल ओपन वर्क परमिट, तो जैसे आप जब आज से 2 इयर्स पहले या 1 ईयर पहले कोई भी आप स्टूडेंट स्टडी परमिट पे आता था, वो अपने स्पाउजल को एज एन ओपन वर्क परमिट पे बुला सकता था। अब वो रिक्वायरमेंट सिर्फ मास्टर्स और डॉक्टर स्टूडेंट्स के लिए ही रह गई है, डिप्लोमा वालों के लिए अब अलाउड नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पहले बुलाए जाते थे एज अ स्टडी परमिट पे, अब उन पे बिल्कुल ही यहाँ की गवर्नमेंट ने कैप लगा दी है, मींस उनको रिड्यूस कर दिया है, मे बी 0.5% और हाफ से भी ज्यादा। और पोर्ट ऑफ एंट्री पे अब आपको स्टडी परमिट नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा तभी मिलेगा।
ओपन करी है कंकोडिया यूनिवर्सिटी की। ये यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल बेस्ड है और काफ़ी पॉपुलर है स्टूडेंट्स के लिए। मॉन्ट्रियल एज अ फेवरेट डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स की चूज करने के लिए फॉर स्टडी। एक तो बहुत ही अफोर्डेबल रेंट है, प्लस यहाँ की इजी ट्रांसपोर्टेशन है, और यहाँ पे अफोर्डेबल एजुकेशन है। तो जैसे आप ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको ये मल्टीपल ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेंगे। आपने एडमिशन्स में जाना है, वहाँ पे आपको ये टू दिखेंगे, दो अलग सेक्शन दिखेंगे। एक अंडर ग्रेजुएट, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था, फॉर बैचलर डिग्रीज। ये 4 इयर्स का कोर्स होता है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इस वीडियो में जिस पे हमने बात कर रहे हैं वो है ग्रेजुएट कोर्सेज। ये 2 इयर्स का कोर्स होता है और इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं। फिर हम प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हमें मल्टीपल डिफरेंट प्रोग्राम्स दिखा रहा है ये ग्रेजुएट में, और इसमें सिर्फ वही प्रोग्राम्स आएंगे जो मास्टर्स या फिर पीएचडी कोर्सेज होते हैं। सो जैसे आप देखेंगे, आपको एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, एमएएससी और एम इंच दिखेंगे। तो जैसे हम इंडिया में जब हम कोर्सेज अप्लाई करते हैं, वो है मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, हमें डिग्री मिलती है। और एक एमएएससी है। जो एमएएससी कोर्सेज हैं, मास्टर्स ऑफ साइंस बोलते हैं उसको। सपोज करो फॉर बिल्डिंग इंजीनियरिंग, एमएएससी एंड एमएइंच। एमएएससी होती है थीसिस बेस्ड, तो इसमें आपको रिसर्च और थीसिस करनी पड़ती है किसी प्रोफेसर के अंडर। और एमएइंच होती है कोर्स बेस्ड, जैसे हमने बैचलर्स में करा है, हमें सब्जेक्ट चूज करने होते हैं और उसमें हमने कोर्स पढ़ना होता है और उसको कोर्स को पास करना होता है। और इसमें ये भी दिखाता है इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में कि इस कोर्स के साथ को-ऑप भी है। जिस कोर्सेज किसी कोर्सेज में को-ऑप भी नहीं है, किस में को-ऑप है, तो इसमें ये यूनिवर्सिटी वाले पहले ही दिखा देते हैं कि किस कोर्स में को-ऑप है, किस कोर्स में को-ऑप नहीं है। सो फॉर दिस वीडियो हम एक को प्रोग्राम चूज करेंगे। सपोज करो हम चूज करते हैं सिविल इंजीनियरिंग, और वो भी एम इंच। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें ये पूरी डिटेल देता है। प्रोग्राम टाइप है कोर्स बेस्ड प्रोग्राम, 2 ईयर ड्यूरेशन, और ये 3 बार इसकी स्टार्टिंग होती है पूरे ईयर में। फॉल फॉल जो होता है, जैसे हम बोलते हैं सितंबर, कनाडा में 4 सीजन होते हैं, फॉल, विंटर, स्प्रिंग एंड समर। इसमें स्प्रिंग नहीं है, फॉल सितंबर से, विंटर जो कोर्सेज होते हैं वो जनवरी से स्टार्ट होते हैं, और समर कोर्सेज होते हैं जो कि मई से शुरू होते हैं। और इसमें कोऑप भी है, जो इसमें दिखाता है कि इसमें कोऑप ऑप्शन भी है। और क्रेडिट्स, क्रेडिट के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और इसमें आपको कॉलेज का प्राइमरी कैंपस बताते हैं, सर जॉर्ज विलियम SGW। फिर उसके बारे में आपको प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, डिग्री रिक्वायरमेंट के बारे में बताते हैं कि आप कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल में अभी इसके बाद बताऊंगा मैं आपको, जब ये पूरे आपको एज एन ओवरव्यू दे दूंगा। जैसे आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिखा रखा है। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि मिनिमम 45 क्रेडिट आपको पूरे करने हैं। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट ये होता है जैसे पॉइंट सिस्टम होता है, जैसे हर कोर्स के आगे पॉइंट्स होते हैं। सपोज करो आपको 5 क्रेडिट कोर कोर्सेज करने हैं। सपोज 45 में 5 आपको जो क्रेडिट करने हैं वो कोर कोर्सेज करने हैं। मेरी मीन्स ये दोनों जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, सपोज ग्रेजुएट सेमिनार इन बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग, ये आपको एक एक क्रेडिट या एक पॉइंट्स देगा। और फाउंडेशन इन इंजीनियरिंग, जब आप ये कोर्स करेंगे तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। इन टोटल 5 है, पर ये कोर कोर्सेज माने जाते हैं इस एमिंज इन सिविल इंजीनियरिंग में। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है ये पूरे करने। फिर ये आपको बताता है कि आपको आउट ऑफ 45 28 जो क्रेडिट है मिनिमम, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में से आपको कोर्सेज लेने हैं, बिल्डिंग में से लेने हैं, जियो टेक्निकल में से लेने हैं, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में से लेने हैं। आपको अगर इन डिटेल देखना है कि कौन से कोर्सेज हैं ये हैं, तो आप इसमें किसी भी लिंक में क्लिक करेंगे, आपको डिटेल्ड, आपको लाइन बाय लाइन आपको सब्जेक्ट्स पता लग जाएंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में से। फिर ये आपको बताता है कि जो 12 क्रेडिट्स हैं वो आपको इंजीनियरिंग कोर्सेज लेने हैं, जैसे आपको प्रोफेशनल लीडरशिप स्किल्स हैं, और भी मल्टीपल कोर्सेज हैं, उनमें से लेने हैं। तो जैसे इन्होंने नीचे भी एक्सप्लेन करा है, जो 28 क्रेडिट मिनिमम कोर्सेज हैं वो ये हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल सिस्टम फॉर बिल्डिंग्स, ये अलग अलग कोर्सेज हैं, इनमें से आपको एक कोर्स करना है। जरूरी भी नहीं है कि एक कोर्स करना है आपको, मतलब इन सारे कोर्सेज में से आपको टोटल 28 पॉइंट्स बनाने हैं। मीन्स 28 के लिए आपको 5
और 8 पॉइंट्स पूरे करने हैं। मीन्स आपको 7 कोर्सेज करने हैं आउट ऑफ, आप कोई से भी चूज कर सकते हैं। जैसे आपको स्ट्रक्चरल में करनी है, जियो टेक्निकल में करनी है, ट्रांसपोर्टेशन में करनी है, ब्रिज इंजीनियरिंग में करनी है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में करनी है। और यही जो सिस्टम है ये बाकी स्ट्रीम्स के लिए भी है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आप ये वेबसाइट पे जाके आप ये सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद आपको बताता है एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है। और जैसे हम इंडिया से आते हैं और हमारी पहली लैंग्वेज हमारी इंग्लिश नहीं है, कंट्री की वो है हिंदी है, तो हमें आइल्स का एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। ये तो सबको कॉमन ही है, क्योंकि आइल्स का एग्ज़ाम एडमिशन के लिए ज़रूरी होता है। और एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको एप्लीकेशन डेडलाइंस दी गई हैं, जैसे फॉल की हैं। इससे पहले आपको भरनी है कैनेडियन रेजिडेंट के लिए जुलाई 1 और मार्च 1 है इंटरनेशनल के लिए। तो जैसे हम अभी 2025 में है, तो अगर हमने कोई कोर्सेज लेने हैं 2026 के लिए या 2025 के लिए, अब जो कोर्सेज आएंगे वो हम या तो अगले 2026 के लिए ले सकते हैं, समर, विंटर, और या फिर फॉल भी ले सकते हैं 2025। और लेकिन आपको अप्लाई करना है मार्च 1 से पहले इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर। उसके बाद आपको ट्यूशन एंड फंडिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम ट्यूशन एंड फंडिंग के लिए मैंने टैब अलग से खोल रखा है। तो आप अगर ट्यूशन और फंडिंग कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल फंडिंग फॉर आउट ऑफ प्रोविंस ये अलग है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि पीआर है या फिर कैनेडियन सिटीजन। ये ऑफ इस पे आप कंफ्यूज मत होना। रेजिडेंसी पहले आपको पूछेगा आपका रेजिडेंस कौन से हो, तो आप इंटरनेशनल है। फिर आपको पूछेगा डिग्री कौन सी करनी है आपने, तो हमने करनी है ग्रेजुएट। हमने सर्टिफिकेट नहीं कर रहे, हम डिप्लोमा नहीं कर रहे, इनकी शॉर्ट फॉर्म है। हम मास्टर्स कोर्स बेस्ड डिग्री कर रहे हैं। फैकल्टी चूज करनी है हमने जैसे पिछले मैंने फैकल्टी चूज करी थी जीना कोडी, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। फिर आपको कोर्स लोड पूछता है। हमें फुल टाइम इनरोल होना है, पार्ट टाइम उनके लिए है जो कि यहाँ के सिटीजन है या फिर पीआर है। अब हम फीस एस्टिमेट करेंगे, तो आपको ओवरऑल फीस जो दिखा रहा है $18,400 है। आप इसका डबल कर लो, वो आपको 2 साल की फीस पता लग जाएगी कितनी है। तो ये फीस में आपके कंपलसरी फीस होती है जो आपकी, इसके बाद एडिशनल जो फीस होती है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आपकी जीआईसी होती है, और वो सारी फीस वेबसाइट को और स्क्रॉल करेंगे, आप इसको सर्व करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ। तो जब आप अपनी एप्लीकेशन फीस भरेंगे, तो आप जब अकाउंट बनाएंगे, कंकोडिया यूनिवर्सिटी आपको एक कंकोडिया अकाउंट देगी। ये अकाउंट से आप जब भी आप लॉगिन कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आप जो इन्होंने कुछ टिप्स दी हैं, और आपको कीप माइंड ये रखना है कि आपके पास एक वैलिड क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो। जैसे आप इंडिया से अगर डेबिट कार्ड चलाते हैं, बहुत एलिजिबल नहीं होते वो डेबिट कार्ड फॉरेन कंट्री की पेमेंट करने के लिए। क्रेडिट कार्ड एलिजिबल होते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आपका क्रेडिट कार्ड यूजेबल हो। और आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, वो है अगर आपको एडमिशन मिले या नहीं मिलेगा, वो होती है $100 कैनेडियन। और जैसे ही आप आपको अप्लाई करते हैं, ये आपको आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है। मैं आगे वीडियो के आगे मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो आपको एक चीज रिमेम्बर करनी है कि जो डॉक्यूमेंट हैं आपको, जो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, ये हमने एग्जांपल अभी पीछे लिया था कंकोडिया का। यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकती है, सपोज करो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। सो मेन चीज होती है ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जो आपके होम कंट्री में होगी। जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होता है उसका ये मतलब नहीं है जो आप नेट पे जाके डाउनलोड करते हो। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आप यूनिवर्सिटी से मांगोगे, उस पर एक स्टैंप लगा होता है यूनिवर्सिटी का। और हमें 2 से 3 कॉपीज चाहिए एक में, जिसमें आप पैकेट जो मिलेगा आपको यूनिवर्सिटी से आप बिल्कुल भी नहीं फाड़ेंगे, क्योंकि वो आपको मेल करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, जो कैनेडियन यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको एक चाहिए आइल्स और सेल्पिप, जो भी आप देंगे उसका रिजल्ट, और जो ऑफिशियल रिजल्ट होता है। और ये डिप्लोमा में हमारे नई रिक्वायरमेंट होती है, पर मास्टर्स में होती है, वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है? कॉलेज के आपके कोई से भी 3 प्रोफेसर उसमें आपको ये बताएंगे कि इन्होंने हमने
जो आपको जो ये वाले सब्जेक्ट सिखाए हैं और किस तरह आपको परफॉर्मेंस था, उनमें उन लेटर्स में आपको प्रोफेसर के स्टैम्प और सिग्नेचर चाहिए, क्योंकि ये ये जो लेटर्स हैं, जब आप एप्लीकेशन भरेंगे, इसमें आपकी रिक्वायरमेंट होएगी। जब आप ये सारी चीजें भर के एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। जब आप एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो स्टडी परमिट अप्लाई करने के लिए भी, जो कि हमारी आने वाली वीडियोस में से एक वीडियो होंगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और ये जो आफ्टर एक्सेप्टेंस मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा हूँ, ये आपको स्टडी परमिट पे अप्लाई करने के लिए काम आएंगे। जो कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या होता है। प्रूफ ऑफ फंड्स मींस कि आप जीआईसी, जो कि ग्रेजुएट इनकम सर्टिफिकेट होता है, वो, और फीस का, आपका जो फीस भरोगे यूनिवर्सिटी की, उसकी, बायोमेट्रिक्स, मेडिकल एग्जाम, पुलिस सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ इंटेंट। इस लेटर ऑफ इंटेंट में आपको क्लियर रखना है कि आप अपनी स्टडी के बाद आपको कनाडा छोड़ के जाना है। ये सिर्फ आप लेटर में लिखेंगे। आपको यहाँ की गवर्नमेंट को ये अश्योर कराना है कि आपका मोटिव यही है कि आप यहाँ पे सिर्फ पढ़ने आ रहे हैं। उसके बाद जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्कूल को रीच आउट करना है। एक तो या तो वो भी गाइड कर सकते हैं आपको, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इसके लिए, एक्सेप्टेंस लेटर, प्रूफ ऑफ फंड और आइडेंटिफिकेशन, और डीएलआई नंबर। हर कॉलेज का एक नंबर असाइन होता है, हर कॉलेज को। डीएलआई की फुल फॉर्म होती है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। ये होता है आपका एक नंबर, जो कि आपको गवर्नमेंट के फॉर्म जो भरेंगे आप पीएल के लिए, उसमें सबमिट करना होता है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट रिव्यू करेगी आपकी एप्लीकेशन को, और आपको पीएएल अटेस्टेशन लेटर, जो कि गवर्नमेंट का साइन लेटर है, ये मिल जाएगा। जब आपको ये मिल जाएगा, तो आपको ये सब लेटर लगा के आपको स्टडी परमिट के लिए फेडरल गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है, उस पर अप्लाई करना है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है, जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जैसे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, दिल्ली गवर्नमेंट, इसको यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो सपोज करो आप क्यों ओंटारियो में आ रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उससे आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर चाहिए होगा। और स्टडी परमिट जो इशू करती है, वो करती है फेडरल गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा हो। सो मैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।